आप क्यों संघर्ष कर रहे हो? आपको संघर्ष करने की जरूरत क्या है? जब पूरा देश राम और राम मंदिर के साथ चल रहा है, तो अलग दिशा में आपको चलने की जरूरत क्या है? आप राजनीति में इसीलिए आए हो ना कि आपको माल मिले, पावर मिले, सत्ता मिले। तो वो तो हमारे साथ है, फिर हमारे विरोध में खड़ा होकर आपको क्या मिलेगा? आपने कोई घोटाला किया है? आपने कोई मर्डर किया है? आप पर किसी तरीके का कोई केस चल रहा है? कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आइए, हम सब कुछ माफ कर देंगे। और मान लीजिए, हमारे साथ आकर आप सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने समर्थकों का, आपका हमारे साथ आ जाने में इन सब की भलाई है। आप भूल जाइए कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, आपने हमें किस तरीके से गालियां दी थी, या आपने जनता के साथ क्या वादे किए थे। आपको चुनाव जीतने से मतलब है, इस देश की सत्ता का सुख लेने से मतलब है, आपको माल कमाने से मतलब है। तो फिर हमसे अच्छा ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। और हाँ, एक बात मान लीजिए कि आपको हम जो आमंत्रण दे रहे हैं, या हम आपको बुला रहे हैं, ये चुनाव हमारा है। आप अपनी खुदकिस्मती समझिए कि इस तरीके के माहौल में जब चारों तरफ हमारा ही नाम है, उसके बावजूद भी हम आपको बुला रहे हैं, और जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा ऑफर हम आपको दे रहे हैं। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। यह जो शब्द मैंने अभी आपसे कहे हैं, यह शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि यह शब्द अनकहे तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हैं। यह ऑफर खुले तौर पे हर एक विरोधी पार्टियों को इस तरीके से दिया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीके से इस देश को एक देश और एक पार्टी के तौर पर तब्दील करने की इच्छा को जाहिर करता है। बेशक ये शब्द अनकहे हों, जो खुले तौर पे नहीं कहे जा रहे हैं, लेकिन जिसको समझना है वो समझ रहा है, जिसको कहना है वो कह रहा है, और उसके परिणाम कहीं ना कहीं आपको आने वाले राजनीतिक किसी तरीके के चुनाव में देखे जा रहे हैं। चाहे वह चुनाव महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे वह चुनाव चंडीगढ़ में मेयर को लेकर हो, चाहे वह चुनाव राज्यसभा की सीटों को लेकर हो। 27 फरवरी को राज्यसभा के कुछ सदस्यों का चुनाव होना था, और इस चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र का नंगा नाच इस देश की राजनीति में देखा गया, वो वाकई में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। जिस तरीके का व्यवहार इस देश के विधायकों ने अपनी अपनी पार्टियों के साथ किया, वास्तविक तौर पे इस तरीके का व्यवहार आप सामाजिक जीवन में किसी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सवाल सत्ता का था, यहाँ पे सवाल पावर का था, और यहाँ पे सवाल उस मोल भाव का था जिसके सहारे आज कल की सत्ता जिस तरीके से बदल रही है, बिगड़ रही है और बन रही है, ये आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि हम इस पूरे चुनाव को डिटेल में समझने की कोशिश करें, आपको राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बता देता हूं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसी के साथ अधिकतम सीटों की संख्या 250 है।
12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं जो खेल, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों से होते हैं। बाकी के 238 राज्यसभा सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद तय हुआ कि देश में लोकसभा के साथ एक उच्च सदन भी अब होना चाहिए। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के गठन का ऐलान हुआ। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो एक लोकसभा है। लोकसभा में अनेक राज्यों से वोट के माध्यम से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन लोकसभा के माध्यम से किस तरीके के लोग चुनकर आते हैं यह आपसे छुपा नहीं है। जितने भी राजनीति जो जनता के बीच जिस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं, आप उनके अगर व्यक्तिगत जीवन को देखें तो वह उनका व्यक्तिगत जीवन कितने तरीकों को, ज़्यादातर प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, वो किसी ना किसी जुर्म से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। उनका जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे अनैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस देश और लोकतंत्र की यह मजबूरी है कि वह इस सिस्टम में उन लोगों पे राज्य करते हैं जो अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ विचारशील लोग जो अलग अलग फील्ड में आते हैं, चाहे वो लेखक हो, संगीतकार हो, वो पेंटर हो या बुद्धिजीवी लोग, जो सीधे चुनाव जीतकर वह नहीं आते, लेकिन उनकी जरूरत देश के विधान बनाने में होनी चाहिए। इस पूरे मकसद से राज्यसभा का निर्माण किया गया है, जिससे कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों को इस सदन में बिठाकर इनसे विचार विमर्श कर समाज को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए जाएं। अब बात करते हैं राज्यसभा के उस चुनाव का जिसमें खेला हुआ, और खेला कैसे कैसे हुआ यह देखकर आप जो है कि दंग रह जाएंगे। 15 राज्यों से 56 राज्यसभा के कैंडिडेट चुने जाने थे और इस कैंडिडेट में 12 राज्यों में 40 लोग राज्यसभा के कैंडिडेट निर्विरोध तौर पर चुने गए। लेकिन 3 राज्यों में, जिसमें हिमाचल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल था, इसमें बीजेपी ने ऐसा गेम खेला या खेलना चाहा जिससे कि एक निम्न स्तर की राजनीति का स्तर देखने को मिला। यह सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यह सवाल उन विधायकों का भी है जो अपोजिशन पार्टी से सत्ता सुख या किसी डर से क्रॉस वोटिंग की। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में अभी जल्दी ही सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस सत्ता परिवर्तन में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी अपोजिशन पार्टी में बैठी है। अगर लोकसभा की बात करें तो पिछले सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी के हाथ में हैं। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होना था तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कैंडिडेट थे, और वहीं पर बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष महाजन थे। मैं आपको बता दूं कि हर्ष महाजन की अगर शुरुआती राजनीति को देखा जाए तो वह कांग्रेस से निकलकर ही आए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों से उनकी अच्छी बातचीत भी है, और शायद इसी बातचीत का फायदा और दिल्ली की सत्ता का अपने तंत्र का यह परिणाम निकला कि जब चुनाव हुए, जब वोट डाले गए, तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी बीजेपी के पक्ष में कर दी, और इसी के साथ 3 एमएलए भी बीजेपी के पक्ष में आ गए। अगर आप विधानसभा के टोटल विधायकों की संख्या अगर आप देखें तो 40 एमएलए कांग्रेस के साथ हैं,
3 निर्दलीय हैं, वो भी कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं और इसी के साथ 25 एमएलए बीजेपी के हैं। तो यहां पर मामला आपको साफ साफ नजर आता है कि कोई भी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस के एमएलए ज्यादा हैं तो उनका ही उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन आज के लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आज के लोकतंत्र में सवाल आपके पास कितने मत हैं, कितने वोट हैं, जनाधार क्या कहती हैं, ये सारे सवाल अब पीछे छूट गए हैं। सवाल अब यहाँ पे है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, जीतेंगे तो हम ही, चाहे जो भी करना पड़े जीतेंगे तो हम ही। और शायद इसी सवाल के साथ क्रॉस वोटिंग के सहारे बीजेपी और कांग्रेस के वोट 34-34 दोनों बराबर हो गए। और जब वोट बराबर हो जाते हैं तो यहां पर भी लॉटरी निकाली जाती है और उस लॉटरी में बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए और सवाल खड़ा कर गए कि क्या राजनीति में नेताओं को खरीदना या नेताओं का बिकना इतना आसान है। सुनिए मुख्यमंत्री को। एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। सिंघवी साहब ने कहा शाम तक कस्में जो लोग खाते थे सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया। जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। अब सवाल उन 6 नेताओं का नहीं है, उन 6 विधायकों का नहीं है जो कि बीजेपी के खेमे में चले गए। आप कल्पना कीजिए इस देश की राजनीतिक स्तर का, इस देश की राजनीतिक नेताओं का जिनको हमने अपना भविष्य बनाने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है। उन नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि जिसके साथ वो शाम का खाना खाते हैं सुबह उसको धोखा दे देते हैं और सुबह जिसके साथ नाश्ता करते हैं उसको उसी सुबह में धोखा दे देते हैं। यही हालात पैदा हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के मनोज सिंघवी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ जिन विधायकों ने रात का खाना खाया सुबह उनको धोखा दे दिया। कुछ ने तो रात सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया और उन्होंने भी धोखा दे दिया। अगर आप अपनी सामाजिक जीवन में इस तरीके के आचरण को देखें तो एक बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति भी इस तरीके के आचरण को करते हुए कम से कम 1000 बार सोचता है। लेकिन हमारी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है कि मन में या दिमाग में एक बार भी लोक लाज की कल्पना नहीं की जाती। और सबसे मजे की बात यह है कि यह सारा खेल राम नाम के जयकारे के साथ हो रहा है और राम कहीं ना कहीं इसमें भागीदार भी हैं। सुनिए जरा इस स्टेटमेंट्स को, इन नेताओं के स्टेटमेंट को जीत के बाद किस तरीके से गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और सुकुश सरकार से लोगों की नाराजगी है ना। और अब तो गेम चेंजर क्या, अब तो देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां मोदी जी का रुतबा, उनकी कार्यशैली ऐसी बन चुकी है
कि अब दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। तो शायद आपको यह भी जानने की इच्छा होगी कि आखिर में वो कौन से नेता थे जो हिमाचल में खेला कर गए और जीत बीजेपी के पाले में चली गई। तो अगर मैं इन नेताओं की बात करूं तो इसमें हैं सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आते हैं, रवि ठाकुर जो नाहौल से आते हैं, देवेंद्र जो ऊना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और लखन पाल जो बरासर से आते हैं, चैतन्य शर्मा भी इसी में शामिल हैं। और इसी के साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें हैं आशीष शर्मा जो हमीरपुर से आते हैं, होशियार सिन्हा और के.एल. ठाकुर जो नालागढ़ से विधायक हैं। तो किस तरीके से आपने देखा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कितनी लाचारी के साथ यह कह रहा है कि उसके पास तो 40 विधायक हैं, और अगर वो 40 विधायक जेन्युइन तरीके से बिना बिके हुए अगर वोट करते हैं तो जीत तो कांग्रेस के कैंडिडेट का ही होगा। लेकिन अगर वो विधायक बिक गए या उनको खरीद लिया गया तो मामला पलट सकता है, और हुआ ऐसे ही, जिसमें कांग्रेस के विधायक यह कहकर निकल गए कि उन्हें मंत्री बनना था या उनको मंत्री पद के लिए जो है कि दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में उनकी अवहेलना हुई, उनको जो है कि तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने जो है कि कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में जो सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में चल रही है, क्या वह कंटिन्यू रहेगी या गिर जाएगी? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि आखिर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ कैसा खेला हो गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के खेमे में चले गए और बीजेपी का एक कैंडिडेट जीत गया जिसकी जीतने की संभावना नहीं के बराबर थी। अब यह नेता कौन कौन है ये भी जरा सुन लीजिए। ये हैं आशुतोष मौर्य, बदायूं जिले की बिसौली सीट से 3 बार के विधायक। उसके बाद विनोद चतुर्वेदी जो जालौन जिले के कालपी सीट से 2 बार के विधायक हैं। इसी के साथ महाराजी देवी अमेठी विधानसभा सीट से विधायक हैं। महाराजी देवी सपा के पूर्व नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से 3 बार के विधायक 2012 से लगातार जीत रहे हैं। राकेश सिंह पिछले साल तब चर्चा में आए जब उन्होंने गौरीगंज थाने में ही बीजेपी के नेता दीपक सिंह को पीट दिया था। पूजा पॉल कौशंबी की चायल सीट से विधायक। पूजा के पति थे राजू पॉल, बसपा से विधायक थे। साल 2005 में राजू पॉल के इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ राकेश पांडे अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा से विधायक। 2009 से 2014 तक बसपा के टिकट पर अंबेडकर नगर के सांसद भी रहे। बेटे रितेश पांडे अब अंबेडकर नगर से बसपा सांसद हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी में चले गए। इसी के साथ मनोज पांडे जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सपा में निभा रहे थे, रायबरेली की उचहार सीट से 3 बार के विधायक। 2012 और 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट को हराया। 2022 में फिर जीते। चीफ व्हिप बनाए गए अखिलेश के ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। यह सारे नाम जिसमें 5 जो कैंडिडेट या 5 विधायक थे वो उच्च वर्ग के थे और 2 जो है वो पिछड़ों से।
कहीं ना कहीं इन विधायकों ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले दलित और आदिवासियों की बात कर रही है, वह उच्च वर्ग या उच्च समाज के खिलाफ जा रही है, जिससे नाराज होकर वह बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है। लेकिन अगर आप इनके रिकॉर्ड कर देखें तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी आरोप में कानून के चक्कर काट रहे हैं और किसी ना किसी घोटाले का आरोप इन पर लगता आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला कुछ राज्यसभा की सीटों का था या मामला इससे भी ज्यादा ऊपर का था। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश में चाहे वो विधानसभा की सीट थी या पिछले लोकसभा में जीते हुए बीजेपी के वो सारे कैंडिडेट, लेकिन उनमें जो जीत का अंतर था वो बहुत कम, 1 से 2% के बराबर। और इन 1 से 2% के बराबर जीत कभी भी पाला बदल सकती है और जो सारी सीटें पिछले लोकसभा की वो बीजेपी के खेमे से कांग्रेस के खेमे में जा सकती हैं, इसकी सेंध ना लगे, इसकी सुरक्षा के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में डर्टी पॉलिटिक्स खेल दी। और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों का नृत्य कराया, जिस तरीके से स्वर बांधा और जिस तरीके से लोकतंत्र का यह पूरा डमरू बजा, वो वाकई देखने वाला है। और यही सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में था। अब सवाल यह जनता के सामने है कि क्या जनता जिन लोगों को चुनकर, जिन मुद्दों को चुनकर, जिस विचारधारा को चुनकर वह विधानसभा में भेजती है और वह नेता किस तरीके से पलटी मार जाता है, इस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति में इस देश की जनता करे तो करे क्या? यह सवाल अभी बना रहेगा, क्योंकि यह सवाल पहले भी था, अब भी है और शायद आने वाले समय में ही भी बना रहेगा। अब हमें देखना यह है कि क्या हम अच्छे तरीके के लोग जो समाज में एक ऐसे आचरण का व्यवहार करते हैं, क्या ऐसे लोगों को हम चुनकर विधानसभा और राज्यसभा में भेज सकते हैं? लड़ाई अभी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ही। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।